हेलो, नमस्कार। आज हम एमए प्रथम वर्ष शिक्षा शास्त्र स्पेशल एजुकेशन विशिष्ट शिक्षा विषय के अंतर्गत जानेंगे श्रवण बाधित बालकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। वे समस्त बालक जिन्हें सुनने के संबंध में कोई कठिनाई है श्रवण बाधित बालक कहलाते हैं। ध्वनि का परिसर 1 से 130 डेसिमल होता है। 130 डीबी के ऊपर की ध्वनि दर्द की संवेदना होती है। ध्वनि के परिसर के अनुसार श्रवण बाधित बालकों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आता है कम श्रवण बाधित बालक, माइल्ड हियरिंग लॉस चाइल्ड। सामान्य बातचीत का स्तर 65 डीबी डेसिबल होता है, किंचित श्रवण बाधित बालकों को 35 से 51 डेसिबल का श्रवण बाधित होता है, अर्थात ये बालक 54 डेसिबल तक की ध्वनि को नहीं सुन पाते हैं। यदि सामान्य स्तर पर बातचीत की जाए तो ये बालक आसानी से सुन लेते हैं, परंतु उससे धीमे स्तर से बोलने पर ये बालक नहीं सुन पाते हैं। दूसरा प्रकार आता है मंद श्रवण बाधित बालक, मॉडरेट हियरिंग लॉस चाइल्ड। ये बालक 55 से 69 डीबी डेसिबल का क्षय रखते हैं, अतः सामान्य स्तर अर्थात 65 डेसिबल स्तर तक बोलने पर ये बालक सामान्यतः नहीं सुन पाते, थोड़ा ऊंचा बोलने पर सुन पाते हैं। गंभीर रूप से श्रवण बाधित बालक, सेवरल हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड। इन बालकों में 70 से 89 डेसिबल श्रवण बाधिता होती है और ये काफ़ी ऊंचा बोलने पर जो सामान्यतः कठिन होता है सुन पाते हैं। और अगला है पूर्ण श्रवण बाधित बालक, प्रोफाउंडली हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड। ऐसे बालकों को श्रवण बाधित 90 और इससे आगे डेसिबल स्तर तक का होता है। ये बहुत ऊंचा बोलने पर भी कुछ ही शब्द सुन पाते हैं अथवा कुछ अक्षर सुन लेते हैं, तो कुछ बालक कुछ भी नहीं सुन पाते हैं। ये बधिर या डीप हैं। इस प्रकार से अगर हम वर्गीकरण को सारांश रूप में देखें तो इस तालिका में श्रवण बाधिता का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हियरिंग एम्पायरमेंट स्तर, इसके 4 प्रकार। और श्रवण बाधिता के प्रकार में कम बाधित बालक, इसका जो स्तर है 35 से 51 डेसिबल तक और बाधिता का प्रतिशत माना जाता है 40%। वहीं दूसरे प्रकार की जो बाधिता है श्रवण बाधित मंद बाधित बालक 55 से 69 डेसिबल तक 40 से और 55% तक बाधिता प्रतिशत। उसके बाद तीसरे नंबर पर है गंभीर बाधित बालक 70 से 89 डेसिबल तक 55 से 75% माना जाता है। पूर्ण गहन बाधित बालक 90 से 100 डेसिबल तक, जिनको हम 100% श्रवण बाधित बालकों के अंतर्गत रखते हैं। उपरोक्त वर्गीकरण का मुख्य आधार बाधिता के प्रतिशत और डेसिबल का स्तर है। अन्य प्रकार से श्रवण बाधितों को वर्गीकरण किया गया है, जिसमें भाषा का अनुभव, गतिविधि की समस्याएं और केंद्रीय श्रवण बाधिता मुख्य है। आधुनिक विशेषज्ञों ने श्रवण बाधिता को 4 वर्गों में विभाजित किया है। आचरण में श्रवण बाधिता, कंडक्टिंग हियरिंग लॉस। साधारणतः इस प्रकार के बाधित बालकों में आचरण दोष होता है। इस प्रकार के दोष कानों में किसी प्रकार के रोग के कारण उत्पन्न होते हैं। इन दोषों का चिकित्सा द्वारा उपचार किया जाता है और बालक सामान्य रूप से व्यवहार करने लगते हैं। कभी कभी गलत चिकित्सा द्वारा इसका प्रभाव विपरीत पड़ता है, जिससे वह पहले की अपेक्षा अधिक बाधित हो जाता है और सामान्य व्यवहार नहीं कर पाता है। दूसरा है नाड़ी संस्थान श्रवण बाधिता, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। बालकों के आंतरिक नाड़ी संस्थान में श्रवण दोष आ जाता है और इसका कोई उपचार किसी प्रकार संभव नहीं होता। ऐसे बालक श्रवण यंत्र का प्रयोग करने से सुनने लगते हैं और अपना सामान्य व्यवहार करने लगते हैं। ऐसे बालकों के शिक्षा प्रावधान के लिए कई तरह के उपायों का प्रयोग किया जाता है, जैसे उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है, होठों से भाषा सीखने का प्रशिक्षण दिया जाता है। गंभीर रूप से बाधित बालकों को विशिष्ट विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है। अगला है मनोजैविक श्रवण बाधिता, साइकोजेनिक
हियरिंग लॉस। इस प्रकार के बालकों का श्रवण बाधित होने के कारण पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है। ऐसे बालक अपनी कठिनाइयों को बढ़ा चढ़ाकर के प्रस्तुत करते हैं। कान में कोई रोग की होने की वजह से भी श्रवण दोष आ जाता है। कभी कभी अचेतन रूप से भी श्रवण बाधिता का अनुभव करने लगते हैं और वह कहते हैं कि मेरा कष्ट असहनीय है। ऐसी परिस्थिति में ये पहचानना कठिन हो जाता है कि दोष मनोवैज्ञानिक है या जैविक है। इस प्रकार के बालकों के उपचार में बड़ी सावधानी और निदान की आवश्यकता होती है। निदान के आधार पर ही उपचार किया जाना चाहिए। अगला है चौथे नंबर पर केंद्रीय श्रवण दोष, सेंट्रल ऑडिटरी डिफेक्ट्स। इस प्रकार की श्रवण बाधिता अधिक जटिल होती है। इनका पूर्णतः पैथोलॉजी पर आधारित कारण होता है। इस तरह के बालक ध्वनि के बारे में जानकारी रखते हैं परंतु उनके अर्थ को नहीं समझ पाते। ऐसे बालकों की संप्रेषण की गंभीर समस्या होती है। बाल्यकाल में ही इस प्रकार का दोष अधिक होता है। कुछ दवाइयों के कारण इस प्रकार के श्रवण दोष आ जाते हैं। इस तरह के बालकों के उपचार में अधिक कठिनाई होती है क्योंकि सुधार हेतु अधिक समय चाहिए। अब बात करते हैं हम श्रवण बाधित बालकों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग एम्पायर्ड चिल्ड्रन। बाधित बालकों की पहचान उनसे बोलने पर हो सकती है। परंतु उनकी पहचान श्रवण यंत्रों के द्वारा करना उचित होगा। इसी प्रकार अन्य श्रवण क्षतियुक्त बालकों की भी पहचान श्रवण यंत्रों, श्रवण मापक और अन्य तकनीकों से की जानी चाहिए। एक विद्यालय में श्रवण क्षतियुक्त बालक कई दिनों तक अध्यापक की दृष्टि में नहीं आ सकता। अध्यापक को यह आभास तभी होगा जब वह बालक से अधिक अंतःक्रिया करेगा, जबकि बड़ी कक्षा में ऐसा होना संभव नहीं हो पाता। अतः बालकों के प्रवेश के समय ही उनका परीक्षण करवा लेना उचित होगा। माता पिता को भी बालक के जन्म के कुछ महीने के बाद चिकित्सक द्वारा अपने बालक की श्रवण शक्ति की जांच अवश्य करा लेनी चाहिए। विद्यालय प्रवेश दिलाते समय उन्हें अध्यापक को बालक की श्रवण स्थिति से अवश्य अवगत करा देना चाहिए। इस प्रकार श्रवण बाधितों की पहचान हम निम्न आधारों पर कर सकते हैं। सबसे पहले आता है विकासात्मक मापनी, डेवलपमेंट स्किल। श्रवण बाधित बालकों की पहचान के लिए उनकी विकासात्मक अवस्थाओं का ध्यान में रखा जाता है, जबकि बालक के विकास की अवस्थाओं का सीधा संबंध उनकी ज्ञानेंद्रियों के विकास से होता है। पायले ने छोटे बालकों के लिए एक मापनी विकसित की जिसकी सहायता से ऐसे बालकों का आरंभ की अवस्था में ही निदान हो जाता है। दूसरा है मनोनाड़ी परीक्षण, न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट। ये दूसरे प्रकार की मापनी है। इसकी सहायता से श्रवण बाधितों से संबंधित नाड़ी की क्रियाओं का आकलन किया जाता है। इसका कारण मानसिक दोष होता है। अधिकांश श्रवण बाधितों में इसी प्रकार का दोष पाया जाता है। एक योग्य चिकित्सक इसकी पहचान करके और इसका उपचार कर देता है। तीसरा है डॉक्टरी परीक्षण, मेडिकल एग्जामिनेशन या मेडिकल टेस्ट। इस प्रकार की मापनी के द्वारा श्रवण बाधितों की पहचान सुगमता से होती है। इसमें चिकित्सक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। साधारणतः श्रवण बाधिता बालक के व्यक्तित्व को भी प्रभावित करती है। अगला है बालक का एकल अध्ययन, केस स्टडी ऑफ द चाइल्ड। ये विधि सबसे उत्तम विधि मानी जाती है क्योंकि इसके अंतर्गत जन्म से लेकर वर्तमान स्थिति तक के सभी प्रकार के बालक संबंधी सूचनाओं को संकलित किया जाता है। इन सूचनाओं के अध्ययन से श्रवण बाधिता के सही कारणों का बोध होता है क्योंकि उपरोक्त मापनी से मात्र पहचान की जाती है और इस एकल अध्ययन विधि से निदान भी होता है। इन सूचनाओं में स्वास्थ्य संबंधी इतिहास को विशेष महत्व दिया जाता है कि कब कब बीमार हुआ, किन बीमारियों से पीड़ित
रहता और शल्य चिकित्सा आदि और परिवार के इतिहास को भी सम्मिलित किया जाता है। अगला है बालक के व्यवहार का निरीक्षण, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन ऑफ द चाइल्ड बिहेवियर। यह निरीक्षण श्रवण बाधित बालकों की पहचान के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है, क्योंकि बालकों के निरीक्षण से ही उसकी श्रवण बाधिता का बोध होता है। इसके प्रमुख व्यवहार के जो लक्षण हैं उनमें अपने सिर को वह एक तरफ मुड़कर वह बात सुनने का प्रयास करता है। वह अनुदेशनों या इंस्ट्रक्शन का अनुसरण करने में समर्थ रहते हैं। कक्षा के अंतर्गत अक्सर शिक्षक से पाठ्यवस्तु की पुनरावृत्ति या दोहराने के लिए कहते हैं। ऐसे बालकों की दृष्टि बोलने वाले के होठों की तरफ अधिक रहती है। वह वाद विवाद के कार्यक्रम में हमेशा संकोच करते हैं। वाणी की कठिनाई के कारण अपनी अभिव्यक्ति में अधीर हो जाते हैं। तो आज हमने अध्ययन किया श्रवण बाधित बालकों का वर्गीकरण, जिसमें चार प्रकार के बालक के अंतर्गत डिवाइड किया गया। वहीं जाना हमने आधुनिक विशेषज्ञों ने श्रवण बाधितों को 4 वर्गों में विभाजित किया था। उसके आधार पर और फिर श्रवण बाधित बालकों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। धन्यवाद।